कर लिया था, ठीक है ना, यही हुआ था ना, कंप्लीट डोमिनेंस का डिस्कशन हो गया था। कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया है, और कोडोमिनेंस पढ़ लिया है। ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम सेकंड रूल पर चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब आपको पता है कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। हम यहाँ बात कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन की। ये काम कब होता है? ये कह रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया में सेग्रीगेशन होता है। एलील्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते हैं। तो शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर एलील्स जो हैं, चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसमें क्या है, रेपिटेशन फिर से कर लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का शुरू में ही बताया था कि सिंगल जीन इनहेरिटेंस अगर हो रहा है तो उसमें 3 कंडीशन बन सकती है। पहला केस हो गया था, चलो दूसरे केस में हम देखते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि एलील एक एलील है, जैसे एग्जाम्पल लिया था मिराबिलिस जलापा का। इस केस में फ्लावर कलर की बात की गई थी, ये बात किया था ना। तो इसमें जो एक तो फीचर था रेड कलर और दूसरा कैसा था, वाइट। इसके लिए जिम्मेदार जीन आर था, इसके लिए स्मॉल आर था, ठीक। लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशंस मिले थे वो 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले। कौन कौन से? दिस वन इज द वाइट एंड दिस वन इज द रेड, बट दिस कम्स टू पिंक। अब अगर हम देखें तो ये जो करेक्टर जो फिनोटाइप आ रहा है वो दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा रेड से, ना इससे मैच कर रहा, तो पिंक आया है। ये मिक्सचर भी नहीं है इन दोनों का, ध्यान रखेंगे। ये पिंक कलर एक डिफरेंट कलर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो कैपिटल आर डोमिनेंट है और ना ही स्मॉल आर पूरी तरह रेसिसिव है। दोनों में से हम डोमिनेंट और रेसिसिव ना कह करके इनकम्प्लीटली डोमिनेंट कहेंगे हम। तो दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसलिए तीसरा करेक्टर आ गया पिंक कलर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखेगा आपको, किस में दिखेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस is observed in the heterozygous condition only. हम इसे केवल हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं बस, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हाँ, मेरा विलेज लापा को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री में तो हम नहीं जा पाएंगे, है ना। हाँ, ये बहुत ट्रेडिशनल और क्लासिकल क्वेश्चंस हैं कि मेंडल कब पैदा हुए थे, उनके बाप का नाम क्या था, उनका रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हुआ था। अरे ये सब नहीं आते सवाल, ये पूछे भी नहीं जाएंगे। लिख लिया? ये भी सिंगल जीन इनहेरिटेंस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसको। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इस पर, जो कोडोमिनेंस है, इसको ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस बताया ही था मैंने आपको। ये भी पढ़ाना है, नहीं बताया? हो गया, बताया ना इसको। ये सब हुआ है। उसी डिस्कशन के दौरान ये भी आया था कि जब हम डोमिनेंस और रिलेशनशिप बता रहे थे, रेसिसिव का तो बताया था कि डोमिनेंट और रेसिसिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम बनता है वो फुल्ली डेवलप्ड है, एंजाइम पूरी तरीके से फंक्शनल है। इसमें इनकम्प्लीटली फंक्शनल है और इसमें बिल्कुल बनता ही नहीं है ना। तो इनकम्प्लीटली जिसमें बन रहा है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, ये चीज़ है। आइए और अब बात करें हम किस पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स।
जो सेकंड रूल है इनका, उसमें गैमीट फॉर्मेशन हमको ध्यान में रखना है। और प्रॉपर्ली गैमीट फॉर्मेशन तो दो विधियों से होता है। एक में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस डिवीजन नहीं बल्कि माइटोसिस डिवीजन होता है, जैसे ये होते हैं टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो गैमीट मदर सेल होती है ऑलरेडी वो हैप्लॉइड होती है, तो ऐसी कंडीशन में हाँ माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन होते समय जिनमें मियोसिस डिवीजन होता है वहाँ पर हमको देखना है कि कंडीशन सेग्रीगेशन की बनती है। वो क्या चीज़ होता है, इसी पर हम आप चर्चा करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन्होंने ये कहा कि साहब चलिए ठीक है, हम कैपिटल टी का क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो गैमीट फॉर्मेशन सबसे पहले होगा। ये पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है। यहाँ से जो गैमीट्स निकल रहे हैं वो ये हैं, इसी प्रकार इनसे गैमीट्स बनेंगे, ये हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो होगा वो F1 हाइब्रिड कहलाएगा। यहाँ तक की बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि जब इसको गैमीट बनाना होगा, इसको जब गैमीट बनाना होगा तो इनका कंप्लीट सेग्रीगेशन होता है, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने हिस्से के जीन लेकर अलग हो जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे। तो कैपिटल टी का एक बनता है और स्मॉल टी का एक बनता है गैमीट। यहीं पर सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, अलग होना, इसी को हम सेग्रीगेशन कहते हैं, राइट। तो ये जो सेग्रीगेशन की प्रक्रिया है ये हो कैसे रही है, इस पर हमें बात करनी है। और कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंप्लीट सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट सेग्रीगेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कंप्लीट सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, इसको हम गैमीट फॉर्मेशन में समझेंगे अभी डायग्राम से। इससे क्या हुआ कि अब अगर इनकी सेल्फिंग करा दी गई है, F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई गई, तो इनके भी गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इनका आपस में जब क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल टी एक मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी दूसरा मिलेगा, ये स्मॉल टी ये मिलेगा। इस प्रकार से ये 4 प्रोजेनी इसमें है। अगर इसका हम जीनोटाइप निकालते हैं, जीनोटाइप रेशियो, तो ये होगा 1:1 का। अगर हम फिनोटाइप इसका निकालें, इसका हम फिनोटाइप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 यहाँ पर जो है एक फिनोटाइप के होंगे जिनको हम टॉल बोलेंगे और ये डॉर्फ होगा। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो 3:1 का रेशियो आता है, राइट। 1:1 का रेशियो एंड 3:1 का रेशियो यहाँ पर आता है। अब इसकी मैकेनिज्म में हम चलेंगे, उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम बाद में बात करेंगे उस पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सर्टेन एंड बॉवेरी की। अभी मेंडल को देख लें पहले। तो इन्होंने कहा कि यहां पर सेग्रीगेशन हो रहा है, किस पॉइंट पर हो रहा है, सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कब होता है, सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस कब, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफ गैमीट्स। यहां हमको प्योरिटी ऑफ गैमीट पर भी ध्यान देना। सेग्रीगेशन तो हम चलेंगे क्रोमोसोमल बेसिस पर बताएंगे आपको, लेकिन यहां देखना है कि हम गैमीट्स प्योर किसको बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि एक तो ये है जो अपने एक पेरेंट से मैच कर रहा है, किससे, ग्रैंड पेरेंट से मैच कर रहा है, यहां से ये इससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, इससे। और स्मॉल टी वाला इससे मैच कर रहा दूसरे वाले से, कहाँ गया वो, यहाँ कैपिटल 4 सॉरी ये है, तो ये इससे मैच कर रहा। तो इसमें 50% गैमीट्स जो होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली, और प्योर है, जैसा ये है वैसे ये भी, बीच वाली जनरेशन नहीं। इसलिए हर तीसरी पीढ़ी जो होती है वो जो है अपने पहली वाली यानी पेरेंटल जनरेशन को मैच करती है 50%। इसलिए हर जनरेशन में हाइब्रिडाइजेशन 50% का रूल है कि जितने जनरेशन में गैपिंग होगी उतने 50% हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए यहाँ पर कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है 50% हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स पर जनरेशन। प्रत्येक पीढ़ी पर कितना होता है, 50% का हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर पीढ़ी पर होता है।
50% हाइब्रिडाइजेशन अकर्स पर जनरेशन। और 50% कौन हो जाते हैं? प्योर लाइन्स हो जाते हैं। 50% आपको क्या मिलेंगे? तो हाइब्रिड करेक्टर किसमें किसमें मिल रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर। तो 4 में से 2 क्या हो गए? ये दोनों हाइब्रिड हो गए और बाकी जो है सेल्फिंग हो गई। तो इसमें 50% रिडक्शन होता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो रूल है कोई जनरल नहीं है, इस पर ये भी डिपेंड करेगा कि किससे क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन अगर हम बार बार सेल्फिंग करें तो सेल्फिंग करने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? घटेगा। कितना घटेगा? 50% रिडक्शन होने लगेगा आफ्टर एवरी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। द 50% हाइब्रिड कैरेक्टर्स गेट लॉस्ट। हाइब्रिड कैरेक्टर्स गेट लॉस्ट। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों हाइब्रिड हैं। अब आपने जैसे इनकी सेल्फिंग करा दिया तो यहां 100% हाइब्रिड थे, लेकिन इस जनरेशन में हाइब्रिडाइजेशन 50% रिड्यूस कर गया, घट गया। इसलिए सेल्फिंग कराने से हाइब्रिडाइजेशन घटता है, ये ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों को सेल्फिंग से बचना चाहिए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म में इससे क्या है? बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है हाइब्रिड करेक्टर्स को इसकी बैंड बजा के ख़त्म कर देता है कि नहीं? ख़त्म कर देता है हाइब्रिड करेक्टर। और पर जनरेशन, हर जनरेशन पर 50% हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो उसका लॉस होगा अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो। इसलिए सेल्फिंग को रोकने का प्राविधान है। लिख लिया सभी ने? अब इसमें अगर हम देखें तो जो फिनोटाइप करेक्टर होता है, तो डोमिनेंट करेक्टर जो होता है वो 3/4 है। यहां पर कितना है? डोमिनेंट करेक्टर 3/4 है और रेसिसिव करेक्टर कितना है? 1/4 है। इस चीज़ को हम आपको यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम एक से अधिक जीन को कंसीडर करेंगे, जैसा कि अभी अगले स्टेप में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देखेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमको ये इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड का रेशियो पता होना चाहिए फिनोटाइप का, कि डोमिनेंट फीचर जो होता है वो 3/4 होता है और जो रेसिसिव होता है वो कितना होता है? वो 1/4 होता है। तो इसी से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वो क्या कैलकुलेशन करेंगे अभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देखने चल रहे हैं। फिलहाल रूल ऑफ सेग्रीगेशन में हमने आपको प्योरिटी ऑफ गैमीट बता दिया कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें 2 गैमीट्स अपने ग्रैंड पेरेंट को क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, इसलिए वो प्योर माने जाते हैं। 50% में हाइब्रिड करेक्टर आता है, जबकि F1 में सब हाइब्रिड थे। तो 100% हाइब्रिड F1 में थे, जैसे हम F2 में गए 50% केवल हाइब्रिड मिल गए, यानी कि एक ही जनरेशन गैप होने पर 50% हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया? कमी आ गई, इसमें लॉस हुआ। तो जब भी सेल्फिंग कराई जाएगी हमेशा ध्यान रहे कि हाइब्रिड करेक्टर का लॉस होता है। इसीलिए सेल्फिंग से प्लांट्स भी बचते हैं और एनिमल्स भी बचते हैं, दोनों बचते हैं। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्लांट्स में तमाम प्रकार की डिवाइस होती है, प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ेंगे, उसमें जैसे क्या होता है? हर्कोगैमी होती है कि नहीं? डाइकोगैमी होती है, हाइब्रिड इनकम्पेटिबिलिटी होती है और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है कि नहीं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। कई प्रकार की मैकेनिज्म है जिसके आधार पर कोई भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन एवॉइड किया जाता है, और कुछ हम लोग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराते हैं अपने दम पर। तो वो सारी चीज़ें हम प्लांट के केस में डिस्कशन वहाँ करेंगे। तो फिलहाल हमेशा हमको ध्यान रखना है कि सेल्फिंग जो होती है वो कभी फ़ायदेमंद नहीं होती। सेल्फिंग से हाइब्रिड करेक्टर पर जनरेशन 50% का नुकसान होता है और इस वजह से उनकी ईल्ड में असर पड़ता है, अगर वो पैदावार कर रहे हैं, फसल हैं अगर, तो ऐसी कंडीशन में इससे बचना चाहिए सेल्फिंग से। अब आइए और हम बात करेंगे कि एक से अधिक जीन जब हम कंसीडर करते हैं साथ में तो रूल क्या होता है, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट, इस पर कोई सवाल किसी को पूछना है? नो। अब बात करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब समझते हैं? पाला बदलना। इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे IPL होता है, IPL जानते हैं ना, इंडियन प्रीमियर लीग।
तो उसमें क्या होता है, विदेशों की टीमों में रीसप्लिंग कर दी जाती है। कुछ खिलाड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए लिए गए, हिंदुस्तान के साथ मिक्सिंग हो जाती है, जैसे आप ताश के पत्ते मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई रूल नहीं होता है कि एक करेक्टर किसी दूसरे के साथ किस रूप में आएगा, वो किसी भी रूप में आ सकता है, कोई किसी के साथ आ सकता है। इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। या आप ऐसे समझ लें कि कबड्डी, सपोज करो कबड्डी खेलते हैं ना, तो कबड्डी में क्या है, 2 टीमें होती हैं। अब कबड्डी में से क्या होगा कि 3 कैंडिडेट इधर से निकाल लिए गए, रैंडमली इधर आ गए, और 2-3 इधर चले गए, पाला बदल लिया इन्होंने। इस चीज़ को असॉर्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक करेक्टर का डोमिनेंट एलील दूसरे करेक्टर के रेसिसिव के साथ जा सकता है, और या फिर वो डोमिनेंट के साथ ही जा सकता है, वो किसी के साथ जा सकता है, ये इस पर। तो यहाँ देखना ये है कि क्या जिन दोनों जीन की हम बात कर रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मोर देन 1 करेक्टर कंसीडर्ड एट ए टाइम। जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है तो मोर देन 1 कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट ए टाइम। एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं। तो फिर दूसरा केस क्या बनेगा, द जीन्स फॉर दीज कैरेक्टर्स may be present on the same chromosome or on different chromosome। यानी इन कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हो सकते हैं, और या फिर ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित हो सकते हैं। तो मोर देन 1 कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट ए टाइम। एक समय में हम 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे, तो इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो 3 कैरेक्टर ध्यान में रखें तो ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा। आपकी मर्जी और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो 4 कैरेक्टर को ध्यान में रखें। आप कैरेक्टर्स जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। आपसे परीक्षा में अधिकतम ट्राई हाइब्रिड तक पूछेंगे बस, ठीक है। तो इस वास्ते हम क्यों अबेल मुझे मार करें, हम उतना ही पढ़ें जितने से हमारा काम चल जाएगा। तो हम ट्राई हाइब्रिड तक की कहानी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे तो डाई हाइब्रिड तक की, लेकिन ट्राई हाइब्रिड का कैलकुलेशन आपको समझा देंगे कि किस प्रकार होता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर बन रही है। पहला कंडीशन ये कह रहे हैं कि साथ एक से अधिक कैरेक्टर को ध्यान में रखा गया है क्रॉस कराते समय। तो जब एक से अधिक कैरेक्टर को आप ध्यान में रख रहे हैं तो इन सभी कैरेक्टर के जीन भी क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। अगर 2 कैरेक्टर ध्यान में रख रहे हैं तो एक कैरेक्टर एक जीन से डिसाइड हो रहा है, तो 2 कैरेक्टर 2 जीन से। हालांकि इसका भी एग्जाम्पल है कि एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन मिलकर डिसाइड करते हैं, ऐसे केसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी है कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को देख रहा है, तो उसको प्लियोट्रॉपिज्म कहा जाता है, उस पर हम बात करेंगे आगे चलकर। हम केवल अभी ये बात कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर एक जीन, और एक समय में 2 कैरेक्टर हम ध्यान रख रहे हैं, तो 2 जीन की पोजीशन फिक्स करेंगे। तो 2 जीन या तो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, यानी कहने का मतलब कि क्रोमोसोम की पेयरिंग अगर हम करें, सपोज दैट, तो मान लो ये क्रोमोसोम्स हैं, सपोज दैट दिस वन, ये होमोलॉगस पेयर्स हैं, ये, और इन पर जो जीन बैठा हुआ है, मान लो कि कैपिटल T यहाँ पर बैठा है, मान लो कि एक जीन और आप कंसीडर कर रहे हैं R। अब अगर हम मटर के सीड का आकार देखना चाहें और उसका कलर देखना चाहें तो येलो और राउंड वाला देख लेंगे। तो येलो और राउंड देखेंगे तो येलो के लिए कौन है, मान लो कि Y है, और राउंड के लिए कैपिटल R है। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो शेप ऑफ सीड देखेंगे तो हम बोलेंगे इसके 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, एक राउंड होता है और दूसरा रिंकल्ड होता है कि नहीं। और कलर ऑफ द सीड की अगर हम बात करें तो एक येलो होता है और दूसरा ग्रीन होता है। अब जिस पर हम यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं ये डोमिनेंट फीचर है, ये दोनों डोमिनेंट फीचर है। तो यहाँ पर राउंड जो होता है इसके लिए हम कैपिटल R और इसके लिए स्मॉल r लिखते हैं, इसके लिए Y लिखते हैं, इसके लिए स्मॉल y लिखते हैं, राइट। हमने यहाँ पर जो क्रोमोसोम लिया है, एक ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और दूसरा कौन है, मैटरनल। और हम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हैं। कहाँ स्थित है,
हम ये नहीं कह रहे कि मटर के दोनों जीन ये तो अलग अलग पर थे। मेंडल इस बात में लकी था कि वो जिसको अध्ययन किया वो अलग अलग थे, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कि इस कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, और दूसरा भी एजम्पशन करेंगे कि मान लेते हैं कि ये दोनों जो जीन के कैरेक्टर हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो पहले हम सिंगल क्रोमोसोम वाला देख लें और फिर दूसरा देखेंगे जो मेंडल ने देखा था। मेंडल ने जो देखा था उसमें क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये पहली जोड़ी के क्रोमोसोम है, ये पहली जोड़ी का क्रोमोसोम है, पैटर्नल और मैटरनल। ऐसे ही दूसरी जोड़ी का क्रोमोसोम ये है, ये पैटर्नल है और ये कौन है। अब आप चलो, जो मेंडल ने अध्ययन किया था उसमें क्या था कि जिन करेक्टर को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए उसने चुना था वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, एक ही पर नहीं थे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लें कि Y यहां पर स्थित है तो R जो था वो यहां पर था इस क्रोमोसोम पर। ठीक, ये दोनों कौन है, ये पैटर्नल, ये मैटरनल। ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 मान लो, इसको पैटर्नल, इसे मैटरनल, पेयर नंबर 2 मान लो, इस प्रकार से। तो सबका जोड़ा होता है ना क्रोमोसोम का, तो पहली जोड़ी का जो क्रोमोसोम है उस पर Y उपस्थित है और दूसरी जोड़ी का क्रोमोसोम जो है उस पर R स्थित है, राइट। अब यहां पर क्या है कि इस वाले में चूंकि ये कैपिटल Y और कैपिटल R ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिकल कॉपी है और रेप्लिकेशन से बना है। हमने शुरू में भी बताया था कि क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाले हो सकते हैं और 1 क्रोमेटिड वाले। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, 2 क्रोमेटिड वाले हैं। तो ये इसी का आइडेंटिकल है, इसकी आइडेंटिकल कॉपी है। तो कैपिटल Y यहाँ पर है तो कैपिटल Y यहाँ पर भी होगा, और कैपिटल R यहाँ पर तो कैपिटल R यहाँ पर होगा। लेकिन ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है, तो मदर वाले पर स्मॉल y है और यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल r है, राइट। ये चीज़ हम देख लेंगे यहाँ पर। ये कौन सा केस है, कह रहे हैं कि जीन जो है, जो 2 कैरेक्टर हमने कंसीडर किए हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। पहली जोड़ी के क्रोमोसोम मान लो ये हैं, तो ये डबल सेट में होंगे ना, एक फादर का होगा दूसरा मदर का। यहां समझने में दिक्कत हो रही तो आप बताइए, कोई दिक्कत किसी को? क्यों भाई बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, ध्यान से सुन नहीं रही हो। हमने ये कहा है कितने कैरेक्टर ध्यान में लिया है बताओ, 2। वो कौन कौन से हैं? एक लिया हमने शेप ऑफ सीड, बीज का आकार। दूसरा क्या लिया है, बीज का कलर लिया है। तो 2 हमारे पास कैरेक्टर हैं ये, और जाहिर सी बात है कि इनके लिए अलग अलग जीन है। अब हम यहाँ पर 2 कंडीशन दिखा रहे हैं। पहली कंडीशन में ये कह रहे हैं कि एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन मौजूद हैं, तो Y भी मौजूद है और R भी मौजूद है, और ये वाला इसी की डुप्लीकेट कॉपी है। तो जैसे ये वैसे इसको लिख देंगे। ये किसका क्रोमोसोम है, पैटर्नल माने पिता का क्रोमोसोम है, और ये कौन सा क्रोमोसोम है, मदर का क्रोमोसोम है, लेकिन पहली जोड़ी का ही है। तो इस पर भी वही जीन मौजूद होगा जो यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों होमोलागस हैं। तो होमोलागस क्रोमोसोम मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो जो जीन यहाँ पर है वही इस पर है। अंतर किस बात का है कि यहाँ डोमिनेंट एलील है तो इस पर रेसेसिव बैठा हुआ है, लेकिन ये एक ही जोड़ी के क्रोमोसोम में तो हैं। ये कौन सी जोड़ी है, ये पहली जोड़ी है क्रोमोसोम की। कौन सी है, ये फर्स्ट पेयर मान लो उदाहरण के लिए, ये फर्स्ट पेयर सपोज दैट। तो यही यहाँ पर इस केस में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिन जीन्स को हम कंसीडर किए थे वो सब एक ही क्रोमोसोम पर बैठे हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरे केस में क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम। ये पहला, ये दूसरा पेयर है, ये पहला पेयर है। तो देखो जीन बट गया, यहाँ पर Y है, इधर R है। तो जब इस पर Y है तो Y इस पर भी होगा, ये इसका आइडेंटिकल, और यहाँ पर स्मॉल y तो इस पर स्मॉल y होगा। अब यहाँ पर कैपिटल R है तो यहाँ पर भी कैपिटल R होगा, और ये वाला स्मॉल r है तो स्मॉल r होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब आप देखेंगे इस पर कोई और चाहे जोन जीन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस जीन को हम पढ़ रहे हैं वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित है। Y क्रोमोसोम कहाँ बैठा है, ये Y जीन किस पर बैठा है, ये पहली जोड़ी पर मान लो, और R किस पर बैठा है। आप समझ में आ गया? इन दोनों केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्थितियों पर हम आकलन करेंगे, इनका विचार करेंगे कि जब कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ये दोनों डायग्राम आपके पास हो गए? हाँ जल्दी करिए, अगर यहाँ समझ गए तो ठीक है। इंडिपेंडेंट, क्योंकि यही से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट शुरू होगा आगे, क्योंकि अभी हम क्रोमोसोम के बेसिस पर नहीं, लेकिन क्रोमोसोम बिना दिखाए आपको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि मेंडल के समय तो क्रोमोसोम था ही नहीं, वो तो ऐसे हवा में तीर मार रहा था, लेकिन जो भी लिखा था एकदम सही था। हाँ, और वही आज भी वो क्लासिकल जेनेटिक्स का बेस बना हुआ है। अभी भी मॉडर्न जेनेटिक्स बहुत आई, लेकिन बिना क्लासिकल के काम नहीं चल रहा। हाँ, आधार वही है जो मेंडल ने डिस्कवर किया था 1865 में।
बन गया। पहले हम केस नंबर 1 देखेंगे, ये वाला, कि मान लेते हैं कि जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हैं, और दूसरे वाले में अब यहां पर देखिए, यहां क्या है कि इस पे आप देखिए, लिखना बंद करिए, बाद में लिख लेना। ये इस केस में अगर हम गैमीट बनाते हैं तो क्या होगा, तो पहले तो चलो गैमीट बनाते हैं। गैमीट बनाते समय मियोसिस डिवीजन होगा, आपको पता है। अब ये जब मियोसिस डिवीजन होगा तो इसमें मियोसिस 1 सबसे पहले होगा, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। तो आपको 2 सेल मिल जाएंगी, एक ये मिलेगी, दूसरी ये सेल मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अगर 2 क्रोमोसोम है तो कितने हो जाएंगे, एक एक, दोनों में बंट जाएंगे। अब बटेंगे तो कैसे बटेंगे, पूरा पूरा क्रोमोसोम उठकर जाएगा। ध्यान रहिए, जब भी रिडक्शन डिवीजन होता है तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो इन्होंने अभी जोड़ी बनाई है ना, ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला क्रोमोसोम सपोज करो कि इनके पास आ गया, ये वाला कहाँ पे आया, इसके पास आ गया, और ये वाला क्रोमोसोम इधर वाला दूसरा वाला ये इसके पास आया। क्या मिलेगा इसको, ये देखिए। अब यहां पर कौन है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कौन सा क्रोमोसोम मिल गया इस गैमीट को, पैटर्नल। पैटर्नल, डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट तो है ही ऑलरेडी। वो पिता का क्रोमोसोम इस गैमीट में आ गया, और मदर का गैमीट कहां पे आया, यहां पे, मैटरनल वाला। तो मैटरनल वाला क्रोमोसोम यहां पे आ गया, इस पे कौन सा जीन है, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आया है। बात समझ रहे हैं सभी लोग, ये आपको दिख रहा है कैसे किस तरह से गैमीट बन रहा है। ये कौन सी, मियोसिस 1 की स्टेज है। जब मियोसिस 2 होगा, क्या होगा, जब मियोसिस 2 होगा तो कह रहे हैं कि मियोसिस 2 होने पर 2 कंडीशन बनेगी। यहां पर या तो क्रॉसिंग ओवर हुआ था या नहीं हुआ था। ये कब तय हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में ही तय हो जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन मेंडल के समय में क्रॉसिंग ओवर की जानकारी नहीं थी, तो मेंडल तो ये वाला किया था। मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिस विधि से समझाया था वो ये वाला केस था, यानी कि जिन 2 कैरेक्टर को उसने एक साथ कंसीडर किया था वो एक ही क्रोमोसोम पर नहीं थे, बल्कि क्या थे, अलग अलग थे। तो उनमें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आसानी से हो गया। अब आप कहेंगे साहब इतनी देर से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहे हैं, जरा ये भी तो बता दीजिए मतलब क्या होता है इसका। मतलब इसका ये होता है कि डोमिनेंट एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के रेसिसिव अथवा डोमिनेंट में से किसी के साथ जा सकता है। ऐसे समझो, जैसे ये कह रहे हैं कि हमने जब क्रॉस कराया किसमें, येलो राउंड में, येलो राउंड का जब क्रॉस कराया किससे, ग्रीन और रिंकल्ड से कराया, तो इतने कॉम्बिनेशन के प्रोजेनीज प्राप्त हुई। कौन कौन सी, येलो राउंड भी मिला आपको, येलो राउंड भी मिला, लेकिन येलो रिंकल्ड भी मिला। इसी प्रकार से ग्रीन राउंड भी मिला और ग्रीन रिंकल्ड मिला। यह बात सही है कि चारों प्रकार की प्रोजेनीज हमको प्राप्त हुई हैं। यही चीज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। यह कोई जरूरी नहीं है कि एक जीन का डोमिनेंट दूसरे जीन के डोमिनेंट के साथ हमेशा आएगा, यह कोई जरूरी नहीं है। यहां पर आ रहा है, देखो येलो ग्रीन के साथ भी आ रहा है, येलो जो है क्या नाम है रिंकल्ड के साथ भी आ रहा है, और राउंड के साथ भी आ रहा है। जैसे यहाँ पर येलो राउंड था और यहाँ ग्रीन रिंकल्ड, तो कोई नियम नहीं कि जब भी येलो आएगा तो उसके साथ राउंड रहेगा। यहाँ पर देखें येलो के साथ रिंकल्ड भी आया है, और इसी प्रकार ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल्ड आवे, कोई जरूरी नहीं है, तो ग्रीन के साथ राउंड भी आ रहा है। तो कोई किसी के साथ जाएगा, कोई किसी के कहने में नहीं है, स्वतंत्र है सब, इसीलिए नाम पड़ा इंडिपेंडेंट। और असॉर्टमेंट माने पाला बदल लेना। असॉर्टमेंट को हिंदी में सीधे आप समझिए पाला बदलना। अप व्यूहन हिंदी में कहते हैं, व्यूह बनाना। व्यूह बनाना माने अपनी टीम तय कर लेना। तो इन्होंने टीम तय कर लिया अपनी कि हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं तो उनके साथ भी जा सकते हैं, हम किसी के अकेले होकर रहने वाले नहीं हैं। हम यहाँ वफादारी निभाने नहीं आए हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, बस कभी नहीं है साथ तुम्हारा और हमारा है। अगर है साथ तुम्हारा और हमारा तो ये संयोग की बात है, इसको अपनी बपौती मत समझो। हम जब चाहेंगे अलग हो लेंगे,
हम तो किसी के साथ भी जा सकते हैं, है कि नहीं? हम पवन कुमार के भी साथ जा सकते हैं, हम राजेश कुमार के साथ भी जा सकते हैं। पाला बदल अभियान जैसे दल बदलू होता है ना, जगह सत्ता हो के साथ ही चले जाओ। तो नेताओं को एक दूसरे से कोई परहेज होता है क्या? है मायावती के यहाँ से अगर 5 लोग टूट करके आ रहे हैं तो बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे और यही काम वो भी करेंगी, उनके यहाँ से टूट के तो आओ जाओ शामिल हो जाओ हमारे में, हम तुम्हारी कमजोरी देख रहे हैं। यहाँ ये होता है, इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। कोई किसी के साथ भी रहने को तैयार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तब तो ये बहुत आसान है कि नहीं? देखो, अगर हम ये बात करें कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, तो ये संभव है। उसका कारण यह है कि दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है साहब, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे हुए। यही बात मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं, इसे समझिए। क्या समझना है? कह रहे कि यहां पहला केस देखिए जिस पर मेंडल जीत गया था। मेंडल ने यही किया था, उसने जो कैरेक्टर कंसीडर किया था वो भाग्यशाली था, ही वॉज फॉर्चुनेट। कैसे? हाँ, क्योंकि उसे पता नहीं था कुछ, वो तो अंधेरे में तीर मार रहा था लेकिन सफल हो गया। उसका कारण था कि जिन 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखा, संयोग से वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। 7 कैरेक्टर स्टडी किया था, 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे। कितने कैरेक्टर स्टडी किया था? 7, और सातों कैरेक्टर 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे। तो कम से कम 3 ऐसे थे जिनकी डबलिंग हुई थी, 3 ऐसे थे जिनकी डबलिंग हो गई, वो किसी न किसी के साथ थे, तो उसको उसने कंसीडर ही नहीं किया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन 4 को देखा जो अलग अलग थे, उन्हीं में से किसी को देख लिया। तो वो ये कह रहा है कि जो येलो सी जो है बीज का आकार है और बीज का कलर, ये दोनों अलग अलग जीन हैं और अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे हैं। बस वो लकी था इस मामले में कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खोज लिया। इस वाले केस में यह संभव है। कैसे संभव है? तो कहेंगे देखो, वाई जीन क्रोमोसोम पेयर फर्स्ट पर है और आर जीन दूसरे क्रोमोसोम पर है। तो ये कहेंगे, वाई वाले कहेंगे कि कैपिटल आर तू आओ हमारे साथे, ई वाला कहेगा स्मॉल आर तू आओ हमारे साथे। तो वैसे यहो कहेगा कैपिटल आर कि स्मॉल वाई तू हमारे साथे आओ, और ई वाला कहेगा कैपिटल वाई तू हमारे साथ आओ। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल आर वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर वाई के साथ रह सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ रह सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ रह सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये भी कॉम्बिनेशन संभव है, ये भी संभव, ये भी संभव, सब संभव है। कब? अरे क्या करना है इनका, यहाँ से निकले कहीं ना आओ तू हमारे साथ चलो, और ये निकले कहीं तू भैया हमारे साथ चलो, बस हो गए पाला बदल अभियान। और हम तुम्हारे साथ ना रहा, का ले वो तुम्हारा, हम कैपिटल वाई के साथ ना रहा, हम तो स्मॉल इसके साथ रहेंगे। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके लिए संभव है क्योंकि क्या है, इनके व्हीकल्स अलग अलग हैं। व्हीकल माने क्रोमोसोम। यहाँ पर व्हीकल को हम क्रोमोसोम की तुलना कर रहे हैं। यूँ समझ लो कि जैसे आप एक कार से जा रहे हैं और आपके साथ एक कार आपके बगल और चल रही है, दोनों जने कार से चल रहे हैं। अब रमेश कुमार और राम दोनों इस कार पर बैठे हुए थे और सुरेश कुमार और रामचंद्र उधर बैठे हुए थे। सुरेश कुमार मतलब नाम अलग अलग व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति एक कार पे बैठे, 2 व्यक्ति इधर, और रास्ते में चल रहे हैं। रास्ते में गड़िया रोकिन, कहीं रुको, कहीं हाँ ठीक है, कहीं तू का उतारो हमारे पास भेजो, और हमारे माँ से तू इनका ले जाओ। बस चेंज हो गई। कैसे हो पाया? क्योंकि गाड़ी अलग अलग है, व्हीकल अलग अलग है। तो जैसे ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब कहीं हे तू इधर आओ हमारी तरफ, कैपिटल वाले तू आओ इधर, तू हमारा वाला ले जाओ उधर, ले गए, बस हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात समझ गए होंगे बिल्कुल देहाती भाषा में कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब पाला बदलो दल बदलू अभियान। ये तभी संभव है जब व्हिप नहीं जारी हुई है, नहीं तो पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब चलो जरा इस वाले को देखो। उसे मेंटल वाला तो आपने समझ लिया ना, अभी गैमीट बनाकर दिखा देंगे। अब इन वाले में देखो यहाँ पर गैमीट कैसे बना, तो कह रहे यहाँ तो आसान है। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट जब इनका हुआ तो क्या हुआ, जब इनका मियोसिस, पहले इन्हें समझ लो, जब इनका मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1, तो आपको 2 सेल्स प्राप्त हो गई। कौन कौन सी? एक सेल को क्या मिला? ठीक है, और क्या मिला? अब देखो ई वाला इनके साथ उठ के आ गया, तो ये कौन है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और ई वाला क्रोमोसोम उठ के इनके साथ चला गया, तो क्या हो गया? यहां क्या हुआ? स्मॉल वाई। अब इसी प्रकार इस वाले क्रोमोसोम को एक ठू यहां ले आओ और एक ठू उठा के इधर ले आओ, यही तो हुआ ना, पैटर्नल मैटर्नल बढ़ते हैं। तो यहां पर दूसरा का क्रोमोसोम ही आ गया। देखिए कौन आया यहां पर, ये अब आर वाला बांट रहे हैं ना, तो कैपिटल आर इधर आ गया,
कैपिटल आर इधर आ गया, ये कैपिटल आर आ गया, और स्मॉल आर उधर चला गया। अब यहां पर क्या हुआ, स्मॉल आर ऐसा हो गया। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था, वो कौन सा है? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जो कैपिटल आर आया है, डोमिनेंट साथ में है, तो इस वाले को उधर कर देते, ये वाला क्रोमोसोम उठाकर इधर, तो ये भी चांस है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहां पर और करके लिख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा होगा तो दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी? एक सेल ये है, एक सेल ये है। अब यहां क्या हो रहा है? यहां बनाओ दो क्रोमोसोम, ये है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने कैपिटल वाई ले लिया इधर, ठीक है, कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर नहीं लिया आपने, क्या लिया? अब यहां पर देखो, यहां पर स्मॉल वाई वाला है, ये हो गए स्मॉल वाई वाले, और यहां पर जो दूसरा क्रोमोसोम जा रहा है वो कौन सा है? यहां पर कैपिटल आर हो गया, ऐसे। अब देखिए इन दोनों को देखिए, या तो कंडीशन ये बन रही है और या कंडीशन ये बन रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई किसी के साथ चला जाएगा भाई, अलग अलग क्रोमोसोम है, जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तो कोई किसी के साथ भी पाला बदल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा संभव है? यहां ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है एक सूरत यहां बन रही है, अभी हम आपको उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मेंडल वाले पर हम फोकस करेंगे कि मेंडल यही खोजे रहा, यही वो बहुत भाग्यशाली रहा कि वो जो कैरेक्टर को स्टडी किया था वो अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे थे, और केस आपके सामने है, दोनों केस हो सकता है, इधर भी और इधर भी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस में हो रहा है, इधर वाले में या इधर वाले में है? पाला बदल अभियान किधर हुआ? इस वाले में हुआ, बगल वाले में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नहीं तो यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि डोमिनेंट एक साथ, रेसिसिव एक साथ, और यहाँ कह रहे हैं डोमिनेंट रेसिसिव के साथ, रेसिसिव डोमिनेंट के साथ। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। इस केस में आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिल रहा देखने को, और संभव भी है। इसलिए संभव है क्योंकि जो दोनों जीन्स थे वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक की बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इस पर एक सवाल पूछा जाता है कि मेंडल वाज लकी इन सेंस दैट, क्या कि कैरेक्टर्स स्टडीड बाय हिम they are present on different chromosomes so that he could discover the law of independent assortment. Otherwise if the characters were present on the same chromosome तो he might not be, क्या करे, वो निश्चित रूप से वो उसको नहीं खोज पाया होता इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, he might be fail। हाँ क्या? हाँ हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कई चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो कंफ्यूज होगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि डोमिनेंट और एलील का कोई जन्मजात संबंध नहीं है। डोमिनेंट रेसिसिव के साथ भी जा सकता है और डोमिनेंट के साथ भी रह सकता है, दोनों बातें हैं। वो कोई भी कंडीशन आप चाहे जो सोचो सब हो सकता है, अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो। हाँ तो ये वाला है कैसे यहाँ पे? हाँ ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपको इसमें फील नहीं हो रहा है, नहीं समझे आप? इसमें एक नियम झलक रहा है। वो नियम क्या झलक रहा है कि डोमिनेंट ऑलवेज विद डोमिनेंट, रेसिसिव ऑलवेज विद रेसिसिव। तो इसमें आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, हमारे कहने का ये मतलब है। यू कैन नॉट मेक द कंक्लूजन ऑब्जर्विंग द फिनोटाइप बट यू कैन गेट हियर। वो कंक्लूजन आपको यहां मिल सकता है, यद्यपि बदलाव हुआ ये भी वही है, लेकिन ऑब्जर्व आपको यहां होगा कि जब डोमिनेंट का रेसिसिव के साथ और रेसिसिव का डोमिनेंट के साथ, क्योंकि जो पेरेंट आपने लिया वो कैसे थे? डोमिनेंट था और रेसिसिव के साथ था। लेकिन ये न्यू समझ में आया ना कॉम्बिनेशन, तो जहां न्यू कॉम्बिनेशन आया बदलाव वहीं तो दिखेगा आपको, ठीक है ना? हाँ आपको तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखना है यहाँ कि क्या हो रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको फिनोटाइप में दिखेगा, ये चीज बता रहे हैं। और किसी को कोई शक हो तो बताइए। इस वाले केस में, पहला केस हमने आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बताया है आपको यहां पर तब जबकि कैरेक्टर्स दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित हैं और इस प्रकार की आइदर और की कंडीशन है। तो ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है और इस प्रकार का, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया। अब आइए, अब इसके बाद क्या होगा कि अभी गैमीट बने थोड़ो हैं। अरे भाई ये 2 अलग अलग केस है, इसको भूल जाइए। ये मत समझिए कि 4 गैमीट हैं अलग अलग, नहीं,
ये गैमीट नहीं है अभी। कैसे? अभी ये क्या है? ये 2n है भाई, मेरे भाई, ये क्या है? ये 2n है, नहीं n है। रिडक्शन डिवीजन हो गया कितना? कैसे? कैसे? देखिए यहां पर क्या कंडीशन थी, डबल डबल थे ना, तो अब क्या हो गया? अभी सिंगल सिंगल हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? अब इनके गैमीट सेपरेट होंगे। क्या होंगे? अब ये इनके जो है गैमीट सेपरेट होंगे एक दूसरे से, ये अलग हो जाएंगे और ये अलग होंगे। यानी कि इनके क्रोम, अब अगला जो डिवीजन होगा माइटोसिस जैसा होगा। तो जब माइटोसिस जैसा होगा तो ये अलग होंगे एक दूसरे से। देखिए अब वाई अपने वाई से अलग हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड है ना, तो सिस्टर क्रोमेटिड अब गैमीट में चले जाएंगे। एक का हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे सबका आप बना सकते हैं। जैसे ये है, अब जब इससे 2 सेल बनेगी तो क्या कंडीशन होगी इन दोनों सेल में? इन दोनों सेल में ये कंडीशन होगी, और ऐसे इसमें हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पर क्या है? कैपिटल वाई, और एक क्या आ गया? कैपिटल आर। और यहां क्या हो गया? कैपिटल वाई, दूसरा कौन हो गया? ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यहां से ई वाला उठ के इधर चला आया और इसमें से एक इधर आ गया। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? बीच में से ये क्रोमोसोम का जो वो है सेंट्रोमियर, वो क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। ये है माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस सेकंड माइटोसिस जैसा होता है, जहां पर सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट कर जाते हैं, तो ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होकर अलग अलग चले जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये कंडीशन आपको मिल रही है। और यहां पर कैसा है? क्योंकि ये n है तो ऑलरेडी यहां पर n है, और अगर हम डीएनए की अमाउंट देखें अगर, तो डीएनए का अमाउंट यहां पर कितना था? यहां डीएनए का अमाउंट कितना था? 4C और 2n था। अब यहां पर डीएनए का अमाउंट कितना हो गया? यहां पर डीएनए का अमाउंट CC हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि 2C, ये 4C था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 4C था, अब यहां 2C हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा? CC मिल जाएगा। ये क्या है? ये C है, ये C है, ये C है, ये C है। अच्छा समझे? क्योंकि हम 2 क्रोमोसोम लिए हैं ना, तो इसीलिए यहां 2 दिख रहा है, नहीं तो एक दिखता अगर एक क्रोमोसोम लिए होते, अगर इसको बनाएंगे तो। आप समझ गए ना? एक जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वो C के बराबर होता है, याद रखना है हमेशा। तो यहां पर कितने डबल स्ट्रैंड डीएनए हैं? 2। तो C, तो ये क्या हो गया? एक C ये हो गया, दूसरा C ये हो गया, एक C ये हो गया, दूसरा C ये हो गया। लेकिन क्या है, एक चूंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम है, ये पहली जोड़ी का, देखो ये पहली जोड़ी का क्रोमोसोम, और ये कौन सी है? दूसर की। ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है ना। हम एक क्रोमोसोम के लिए C की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो 8C मिलेगा तुमको। ऐसे नहीं करते। इसको देखेंगे, इस वाले को, उसे भूल जाओ, एक को देखो, इसको, तो कितना मिला? एक जोड़ी का क्रोमोसोम। तो ये देखिए C C C C कितने हो गए? तो हमने 4C लिख दिया। ऐसे नहीं कि C C C C C C C C, तब तो 8C हो जाएगा। गलत है। एक पेयर पर बात करिए आप, नहीं तो ऐसे मनुष्य में तो 23 पेयर हैं, तो 23 चौको 92C हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक पेयर को कंसीडर करते हैं हम, बाईवैलेंट। अब वही चीज यहां पर है, तो 4C से ये 2C हो गया। वो कैसे गिना हमने? ये C और C, इस वाले का C नहीं कंसीडर किया, ध्यान रखना। और फिर ये अलग हो गए तो CC हो गया, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम है ना, पहला पेयर दूसरा पेयर। ये बात कितने लोग समझ गए? किनको कंफ्यूजन है अभी बताइए? तो क्रोमोसोम का नंबर भी फिक्स हो गया, और क्या हुआ है? प्लॉइड, वो डीएनए कंटेंट भी हमने आपको समझा दिया कि क्या चीज है। ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कहानी है, क्रोमोसोम को दिखाकर हम आपको बता रहे हैं कि जब गैमीट बने। अब आओ इसमें देखें। इसमें जब अगर मान लेते कि मेंडल इस पर फंसा होता तो क्या होता? वो तो सेफ बच गए, मेंडल सेफ बच गए। अपन हाथ पांव चूमे कि चूंकि 2 कैरेक्टर जो कंसीडर किए थे अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, अरे वाह हमने तो खोज लिया क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिकॉज ही वाज लकी। Fortunately, he considered 2 characters that were present on different chromosomes. Therefore, there was no restriction in independent assortment. But here the case is different, where 2 genes considered by him were present on same chromosome. एक ही क्रोमोसोम पर हैं। यहाँ कितने थे? 2 जोड़ी बन रही है, देखो। अब इसमें कितने हैं? एक ही पेयर बन रहा है। अब आइए इसको कंसीडर करेंगे, अगर गैमीट हम इनसे बनाएंगे तो क्या होगा? इधर वाला मिटा दे रहे हैं सारा, ठीक है। अब इस पे आइए। पैरेंटल टाइप की चर्चा हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लिंकेज नहीं पढ़ाएंगे आपको। एक समय में एक बात करिए, नहीं तो इतने फ्रंट खोल लोगे आप लोग कि इसी में कंफ्यूज होकर रह जाओगे। एक चीज समझो, अभी हम क्या समझा रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पैरेंटल टाइप है डेफिनेटली, लेकिन हम उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा केवल किस पर कर रहे हैं? एक चीज पर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर। मिटाएं इसको। आप देखिए अगला केस क्या है।
आइए और इन पर चर्चा करें, इस वाले पर। यहां पर देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए जब पहला रिडक्शन डिवीजन हुआ तो एक क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम उठ के इधर आ गया और ये वाला उठकर इधर आ गया। इसका दूसरा केस हो सकता है, लेकिन हम उस पर चर्चा अभी बाद में करेंगे। अब क्या है कि जब इनमें मियोसिस सेकंड होगा तब क्या होगा, मियोसिस सेकंड, तो इनका क्या होगा हाल। अब क्या हो जाएंगे कि ये दो सेल्स बनेंगी, एक के हिस्से में वाई आर जाएगा, देखिए ये तो हो रहा है, और दूसरे के हिस्से में भी वाई आर जाएगा। ये देखिए वाई आर, बात समझ में आ रही है। अब जरा इनको देखो, इनसे भी दो सेल बनेगी, एक के हिस्से में क्या जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हुआ, तो वही तो इसमें भी जा रहा है। अब यहां ये क्या, कौन सा गाना गा रहे हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही क्रोमोसोम के भाई हैं भाई, यक्के क्रोमोसोमों पर बैठे हैं, तो हम छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। इसी टेंडेंसी को हम लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन लिंकेज मेंडल जानता ही नहीं था क्या होता है, लेकिन वो यहां धोखा खा जाता, क्योंकि लिंकेज यहां पर शो हो रहा है। क्या एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए जीन साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दिस टेंडेंसी ऑफ द जीन इज नोन एज लिंकेज, और एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए जीन लिंक्ड जीन होते हैं। क्या यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट के साथ है और रिसेसिव हमेशा रिसेसिव के साथ है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीन्स जो दो कंसीडर किए गए थे वो एक ही क्रोमोसोम पर बैठे हुए थे। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अगर मेंडल इसमें फंस गया होता तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको देखने को नहीं मिलता है कि नहीं। अब क्या, अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या यहां पर सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा इस केस में। अगर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन बैठे हुए हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये पाला बदलने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं हैं, क्योंकि अगर ये पाला बदलेंगे तो दूसरे से पूछ कर जाना पड़ेगा। उसमें क्या थे, वो अपने अपनी मर्जी के मालिक थे, अलग अलग थे सब, लेकिन यहाँ अलग नहीं है, बल्कि किसके साथ हैं, ये दोस्ती करके बैठे हैं। वाई ने किससे दोस्ती की है, आर से। तो अगर ये वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ इसके साथ जा रहा है, ये वाई जो है इसके साथ अगर जा रहा है तो ये कैसे हो पाएगा। तो ये बगलिया वाला पूछेगा नहीं, जा रहे हो, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं हो भैया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो गनवा सुनाएगा उसको, तो कहेगा क्या करें भाई, अच्छा न जाएं कहीं, अरे तुम्हारे साथ हम हैं, हमारे साथ तुम, तो कहे जा रहे हो दूसरे के साथ। तो पाला बदल अभियान चलेगा क्या यहां पर, नहीं चलेगा। तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, नहीं होगा। एक बेंच पर दो जने बैठा हो तो जब भी जाओगे तो पूरी बेंचिया अगर हम उठा लें तब दोनों एक साथ जाओगे, और पूरी बेंचिया ला के रख दें तो फिर दोनों उसी बैठे रहोगे, या तो बेंचिया भी चौमा से काटो तो गिने उधर चला जाएंगे, गिने उधर चला जाएंगे। तो ये कब होगा, जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। इनकी बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग इनकी डिस्टेंस पर निर्भर करती है कि कितनी दूरी है इनके बीच में। बात समझो। अब यहां पर यह देखना है कि वाई और आर बहुत क्लोज तो नहीं है, और अगर बहुत क्लोज है तो दोस्ती टूटेगी ना, बीच में चाहे जितना दलाल आ जाए, कन फुकवा चाहे जो ना हो, फूका करो कान, क्या कर लोगे हैं। अब दो जने बहुत खास मित्र हैं, तीसर का अगवा कहीं भैया तुम्हें गरियावत रहे, कहीं तो ठीक है अपन काम रखो, हमें गरियाए रहे, हमें प्रसन्नता है, तो क्या बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो यहां वही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट एज अ सिंगल यूनिट इन गैमीट, इट इज नोन एज लिंकेज। लेकिन मेंडल को ना तो लिंकेज की जानकारी थी और ना क्रॉसिंग ओवर की, क्योंकि इसके पीरियड में थॉमस हंट मॉर्गन आए ही नहीं थे। थॉमस हंट मॉर्गन ये सब 1600 के बाद आए थे, और इनकी कहानी कब थी, 1865 में इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया था। तो व्हाट मेंडल गेव इट वाज मच प्रेशियस एंड इट हैज बिकम वेरी क्रूशियल। इसी को हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, और हमारी आज की मॉडर्न जेनेटिक्स उसी के दिए हुए सिद्धांत के इर्द गिर्द घूम रही है। थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन बेस वही है। बेस वही था, मेंडल ने जो कह दिया था 1865 में। बाद में सम्मानित हुआ, नोबेल पुरस्कार वगैरह मिला, लेकिन 1600 के बाद जब 3 वैज्ञानिकों ने इनके नियम को रिसर्च किया था, हाँ, कार्ल कोरेंस और वो शेरमार्क और वो थे ह्यूगो डिब्रीज,
ये 3 अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिसर्च किए थे, मेंडल के उन्हीं फैक्ट्स को रीडिस्कवर किया था, डिस्कवर नहीं किया था, रीडिस्कवर किया था। मतलब क्या हो गया कि मेंडल के ही नियम को पुनर्जीवित किया था, उसको प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली कि नहीं, व्हाट मेंडल सेड इट वाज एग्जैक्टली करेक्ट। बात समझ में आई? तो आइए और इन पर जरा देखें। तो हम कह रहे हैं कि साहब ये कभी अलग नहीं होंगे भाई, जब तक एक दूसरे को दुहाई देंगे और जीने मरने की कस्में खाएंगे तब तक तो इनको अलग किया नहीं जा सकता। जो कहते हैं हमारे अंदर क्लोजरशिप बहुत है भैया, तू हमारे बहुत नज़दीक हो, तू हमारा जी, तू हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, तो हमारा कलेजा तोड़ के ले जा वो का है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। ना मालूम कितने गाने इस पर सेट हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, जब भी चलेंगे क्रोमोसोमों पे हम दोनों ने साथ ही चला जाए, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गाना बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये दोस्ती हम जरूर तोड़ेंगे। और कब तोड़ेंगे? व्हेन द क्रॉसिंग ओवर विल अकर, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये दोस्ती टूट जाएगी। इसलिए अगर अब यहां देखिए फैक्ट क्या आया कि 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर अगर बैठे हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक ही सूरत में होगा, जब ये इंश्योर हो कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अदला बदली हो रही है। तो अदला बदली कैसी होगी? ये तो पहला वाला केस हमने दिखा दिया। अब मान लो कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा तो क्या होगा? अभी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तब कहानी क्या होगी? इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, जिसके बारे में मेंडल को कुछ नहीं पता था, ये तो हम आपको खाली समझा रहे हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, कि ऐसी कंडीशन में ये जो यहां पर स्मॉल आर है वो इधर आ जाए और कैपिटल आर उधर चला जाए, बस मामला सही हो जाएगा। यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो जाए ऐसे, तो कैपिटल आर उधर चला जाए तो ये वाई वाला पूछेगा, देखो ध्यान से, इधर देखो सभी लोग, ये कैपिटल वाई है ये और ये कैपिटल आर है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, लेकिन ये कैपिटल आर उधर जा रहा है, स्मॉल आर इधर आ रहा, तो जब उधर जाएगा तो ये गुर्राएगा इनको, ये धमकी देगा इनको कि हमारे ही साथ रहो, होश में रहो, बहुत लंबे समय से साथ निभाए हैं, अभी भी साथ निभाएंगे, है कि नहीं? साथ निभाना साथिया है। लेकिन ये मानते नहीं है, ये कहीं भक्त बहुत हो गया, हम तुमसे बोर हो चुके हैं इसलिए हम जाएंगे, अब हम तुम्हारे साथ ना रहेंगे, अब हम तुम्हारे साथ ना है तो हमारे तो हर कुट्टी हो गई है, अब चलो तू ये उधर गए हैं, ये इधर चले आए, एक्सचेंज हो गया साहब, यहाँ पर क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया एंड इट इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जब हम अगले में बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर पर चर्चा करेंगे। यानी अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज पॉसिबल in this case when the 2 genes are present on the same chromosome. Independent assortment is possible only when it is ensured that the crossing over took place between these two. crossing over हुआ तभी exchange होगा, अदरवाइज नहीं, तभी independent assortment होगा। तो इस बात को यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि if 2 different genes present on same chromosome are present on same chromosome, the independent assortment is possible only when independent assortment is possible the crossing over takes place. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए एक ही शर्त है कि जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो, अगर नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ये बात समझ गए? अब इनसे संबंधित नियम तो हमने आपको बता दिया, अब इससे संबंधित जो चेकर बोर्ड है वो और प्लस उनसे संबंधित तमाम कैलकुलेशंस, ये हम अपने अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के कैलकुलेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर। इन पर चर्चा करेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि अभी तो हम किस पर हैं? मेंडल पर, और मेंडल के पीरियड में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई ही नहीं थी, टी बोवेरी और सटन और ये सब थे ही नहीं, और मॉर्गन भी नहीं आए थे, है कि नहीं? और वो भी नहीं थे, है ना, वो क्या नाम है, कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और डिब्रीज भी नहीं थे, कोई नहीं था, मेंडल अकेला था बेचारा। लेकिन ये लकी था इस मामले में, तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खोजा कि जो कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। आज के लिए इतना ही, राइट।